तो हेलो एवरीवन, सबको मेरा गुड इवनिंग। आप लोग अच्छे ही होंगे, क्लास बढ़िया से कर रहे होंगे। तो क्लास में बहुत लोग ज्वाइन किए हो, जिनको कोर्स में ज्वाइन होना वो ज्वाइन कर सकता है। तो आज हम मोस्टली देखेंगे इवोल्यूशन से शुरू करेंगे। बहुत सारे इवोल्यूशन में भी साइंटिस्ट हैं, ठीक है। हमें रुको, ये खोलना पड़ेगा तब जाके प्रेजेंट होगा। एक मिनट। आज पीपीटी मैं ट्राई करूंगा आप सबके सामने प्रेजेंट करने का, शायद से खुल जाए विंडो या हम्म। हाइड हाइड। ये आपको दिख रहा होगा सामने, क्लियर है जी? क्लियर है कि इसको क्लियर है ना? चलो बता दो एक बार। यस सर, यस। चलो मैं पूरा खोल देता हूँ यही। तो आज हम देखने वाले हैं, कल हमने बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में देख लिया था। आज देखो ये सब जो साइंटिस्ट हैं ये कहाँ से संबंध रखते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं। ये सब बिलोंग करते हैं कहाँ से? आपके इवोल्यूशन से बिलोंग करते हैं। आप सबको इवोल्यूशन के बारे में पता है। इवोल्यूशन क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ इवेंट होता है, जहाँ पे जो सिंपलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इवॉल्व होते हैं और क्या बनते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनते हैं, हम जैसे इंसान बन जाते हैं। तो ये सारा चीज है जो इवोल्यूशन के बारे में करते हैं। देखो इवोल्यूशन के बारे में आप जान जाओ, इवोल्यूशन का कोई एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट नहीं है। इवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ से खत्म होगा, इसका कोई पता नहीं है। इवोल्यूशन जो है डायरेक्शनल लेस है, ये हमेशा चल ही रहा है। तो इवोल्यूशन के बारे में ये सब नाम चलने से पहले आप एक चीज हमेशा जानते रहना, जो हमारा क्या है ये बताओ। 20 बिलियन ईयर एगो क्या हुआ था? यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ था। क्या हुआ था? यूनिवर्स का। और 4.5 बिलियन ईयर एगो हमारा मिल्क क्या हुआ था? अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, ऐसे करके। फिर 4.4 बिलियन ईयर एगो क्या हुआ था? लाइफ का एवोल्यूशन हुआ था। तो ये सब जो चीजें हैं हम इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो अच्छे से देखेंगे। तो ये सब चीजें जान जाना आप। जैसे अगर मैं नाम गिना दूं तो फादर सूरज है। फादर सूरज करते थे भैया, हमारे धरती पे कोई भी इवोल्यूशन नहीं हुआ है, जो चीज जैसे है उसको वैसे ही भगवान ने बनाया है 6 जीनों में मिलके। फादर सूर्य से बोलते थे। फिर बहुत लोग आए, थेल्स आए, एनेक्सीमेंडर आए। वो लोग कहते थे कि भैया क्या करोगे ना, ये सब जो नॉन लिविंग मैटर है ना, उसी से जैसे बाली रखा के, एक हेलमोंट थे शायद, तो वो ना पसीने से भीगे हुए कपड़े में बाली रखते थे, तो कहते थे चूहा निकल जाता है। मेढक के पानी से ऐसे सॉरी, बरसात के पानी से मेढक निकल जाता है। तो ये सब फिर बाद में क्या आए थे, जैसे बहुत सारे फ्रांसिस्को रेड्डी आए, अपना एक्सपेरिमेंट किए। लुईस पाश्चर आए। लुईस पाश्चर आए तो कहे कि भैया जीवों से जीवों की उत्पत्ति होती है, ना कि नॉन लिविंग से। ये सब देखो कहानी है, आपको पता होना चाहिए। फिर बहुत सारा थ्योरी दिया गया है, जैसे स्पॉन्टेनियस थ्योरी के बारे में बताया। पैंसपेर्मिया थ्योरी था। पैंसपेरिया थ्योरी रिचर्ड ये थे, वो कह रहे थे कि भैया ये जो ऑर्गेनिज्म हमारे धरती पे आए हैं वो कहीं दूसरे दुनिया से आए हैं, ठीक है। फिर बहुत सारा ऐसे करके थ्योरिया हैं, तो वो सब आपको हम इवोल्यूशन में पढ़ाएंगे। यहाँ पे आपके सामने नाम दिख रहा है पहला। आज हमको ये पीपीटी खत्म करना है, देखो 12 दिख रहा है। तो ओपेरिन एंड हल्डाने थे, इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने बताया था कि जो प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं ना, वही जैसे क्या होता है, देखो एटम होता है, इससे बनता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल से क्या बनता है? फिर क्या बनता है? सिंपल कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ऐसे करके सेल बनता है। तो ये ओपेरिन एंड हल्डाने बता रहे थे। ओपेरिन का एक बुक था, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। ओरिजिन ऑफ लाइफ बुक लिखे थे ये भी जानते रहना। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक किसने लिखा था? चलो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, एनीवन? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज रिटन बाय डार्विन, दैट्स ग्रेट। डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक लिखा था, ये आप जानेंगे। ओपेरिन एंड हल्डाने ने ये बताया था केमिकल इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ, कीमोजेनी के बारे में इन्होंने बताया था। देखो एस एल मिलर थे, 1932 आई थिंक। तो इन्होंने क्या बताया था? जो ओपेरिन एंड हल्डाने बता रहे थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, अपना एक जगह बनाया, वहां पे टंगस्टन उंगस्टन लिया, स्पार्किंग कराया 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे। वहां पे मेथेन लिया और हाइड्रोजन लिया, अमोनिया लिया, वाटर का कंपोजिशन लिया। और उन्होंने जब ये अपना एक्सपेरिमेंट किया तो उनको सिंपलर अमीनो एसिड मिल रहे थे। तो कह रहे थे कि भैया ऐसे करके हुआ था। देखो हमारी धरती जब थी ना, पहले जब हमारी धरती की फॉर्मेशन हुई थी, तो ये क्या थी? ये रिड्यूसिंग टाइप की थी। कि क्यों रिड्यूसिंग टाइप की थी? क्योंकि हमारे धरती पे कोई भी ऑक्सीजन नहीं था, ठीक है। ऑक्सीजन नहीं था तो
छोटे छोटे मॉलिक्यूल ये जो थे ना ऐसे मिलके बड़े बड़े मॉलिक्यूल बन जाते थे। लेकिन जैसे ही ये प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल आए ना, वो क्या करने लगे, फोटोसिंथेसिस करने लगे, है ना, सही बता रहा हूँ ना। अब वो क्या करने लगे, ऑक्सीजन को इवॉल्व करने लगे। ऑक्सीजन जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में आया, क्या हुए, बड़े बड़े मॉलिक्यूल वो ब्रेक डाउन होने लगे। तो ये रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट से ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट बन गया ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ द ऑक्सीजन। तो ऐसे करके अभी वो ओरिजिन ऑफ लाइफ होना पॉसिबल नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कहाँ पे हुआ था, हवा में हुआ था, अर्थ पे हुआ था, पानी में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, तो आप कहाँ पे कहेंगे, वाटर में हुआ था, ठीक है, समुद्र में, ठीक है। तो चलो ये मिलर के बारे में हो गया। फिर चार्ल्स डार्विन के बारे में आते हैं, 1869 आई थिंक या 1859 जो भी है। तो इन्होंने, ये आए थे चार्ल्स डार्विन जी। तो ये क्या कहते थे जी, ठीक है, चार्ल्स डार्विन आए तो इन्होंने अपना क्या दिया था, नेचुरल सिलेक्शन का फेनामेना दिया था। देखो डार्विन जी के बारे में आप जानोगे तो डार्विन जी पढ़ने लिखने में अच्छे नहीं थे, इनके पप्पा जी थे, इनको डॉक्टर बनाना चाहते थे। लेकिन डार्विन जी ना, इनको कीट पतंग पकड़ने का बहुत शौक था। ये जाते थे, तितली पकड़ लिया कहीं से, उसको मार के डिब्बे में पैक कर दिया। तो इनके एक कजिन ब्रदर थे, मतलब चचा के बच्चे थे, तो उनके साथ ये तितलियां उतलियां पकड़ा करते थे। तो इनको पप्पा को लगा कि डार्विन जी कुछ कर नहीं पाएंगे, तो इन्हें एक जहाज के मालिक से मिले, जिस जहाज का नाम था बिगल, HMS बिगल। उन मालिक का क्या नाम था, कैप्टन का फिट जेम्स नाम था। तो वो कैप्टन से कहे, कैप्टन ने निकाला था एक एडवर्टाइजमेंट कि भैया एक साइंटिस्ट की जरूरत है, मतलब साइंटिस्ट की जो थोड़ा जान वान ले, जानवरों वानवरों को जानता हो, वहां पे जाके अध्ययन करना था। तो डार्विन के पप्पा जी वकील थे, ठीक है। तो उज गए, फिट जेम्स से मिले, कहे कि हमारे बेटवा के लिया जाओ, हमारे बच्चों को लिया जाओ। तो डार्विन जी SMS बीगल से गए गैलोपागस आइसलैंड पे। वहां पे गए थे, फिंचेज को स्टडी किया था, फिंचेज बर्ड थी, उन्होंने देखा था उनका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब देखे थे कि यहाँ पे जो पंछी मिल रही है वो उनका चोच अलग अलग है, दूसरे जगह का चोच अलग अलग है, तो उनका नेचुरल सिलेक्शन हुआ था। इन्होंने, डार्विन ने क्या बताया था, देखो इनका कुछ एजम्पशन था, जैसे ओवर, क्या था, ओवर प्रोडक्शन, ठीक है, ओवर प्रोडक्शन था। लिखूंगा तो ज्यादा टाइम होगा, बता देता हूँ। डार्विन क्या कहते थे, डार्विन कहते थे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो ज्यादा से ज्यादा बच्चा पैदा करता है, दे रिप्रोड्यूस मोर एंड मोर। अब देखो ज्यादा बच्चा पैदा करेगा तो खाने को लेके, रहने को लेके, ठीक है, मेटिंग को लेके, उनमें क्या होगा, इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होगा, लड़ाई झगड़ा होगा भैया। तो क्या होगा, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस होगा। जो ताकतवर होगा वो जिंदा बचेगा, वो बच जाएगा, उसका हो जाएगा नेचुरल सिलेक्शन, इससे नया स्पीसीज बन जाएगा। तो डार्विन जी यही कहते थे, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, ये सारे डार्विन जी कहते थे। इन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम का बुक भी लिखा था। अब डार्विन के बारे में एक बात ये भी जानना कि डार्विन ना बहुत गए थे गैलोपागस पे, काम तो कर ही रहे थे, लेकिन जब वो जंगल में भटक रहे थे, काम कर रहे थे, तो वहां पे एक ना इनको कीड़ा काट लिया था। उस कीड़े का नाम क्या था, ट्राइटोमा नाम था। अब ट्राइटोमा काटा था, तो ट्राइटोमा की वजह से इनको ट्रिपेनोसोमा क्रूजी का इन्फेक्शन हो गया था, तो इन्हें स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी हो गई थी। तो ये घर पे पहुंचे तो किसी से मिलते उलते नहीं थे, ये हमेशा रूम में बंद होके अपना किताब लिखते थे, वही ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। जब ये ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पब्लिश किए थे ना, एकदम तहलका मच गया था। लोग कहते थे भैया जो जानवर ये सब है वो तो भगवान ने बनाया, लेकिन डार्विन कह रहे हैं नहीं, इनका तो इवोल्यूशन हो रहा है, तो डार्विन को चलो पकड़ के पीटते हैं, ऐसे सब प्लान कर रहे थे। तो डार्विन की वजह से मेंडल का भी लॉस हुआ था बहुत सारा, वो हम आपको बताएंगे। चलो ठीक है, इनका कहानी खत्म, समझ में आ रहा है आप सबको, आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग, जल्दी जल्दी बोलो, स्पीड स्पीड सही है ना, बताओ जी, टाइप करो, यस सर, ओके। तो देखो कोई भी चीज पढ़ना हो ना, उसको कहानी के रूप में सुनोगे, समझोगे तो बढ़िया रहेगा। नहीं तो मेरे को क्या है, मैं भी इंग्लिश में बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, नेचुरल सिलेक्शन, ये वो मैं भी करता चलूं, तो वो कनेक्ट शायद से बहुत लोग नहीं कर पाए। तो एकदम लेमैन के लैंग्वेज में, मतलब कि एकदम आसान भाषा में आप समझते चलो। अभी तो हम ये फाउंडेशन कोर्स करा रहे हैं, इवोल्यूशन मैं ही पढ़ाऊंगा, मस्त पढ़ाऊंगा, आप एकदम खुश हो जाओगे। चलो आगे चलते हैं, ये डार्विन के बारे में हो गया। अल्फ्रेड वेलेस करके थे, देखो डार्विन ने क्या किया था, डार्विन ने काम किया था, तो देखो एक ना माल्थस नाम के ऐसे करके नेचुरलिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि जैसे जैसे देखो खाना जो है ना, खाना जो है, माल्थस बता रहे थे खाना 2+2+2 ऐसे अर्थमेटिकली बढ़ रहा है, तो लेकिन पॉपुलेशन का साइज 2x ऐसे करके बढ़ रहा है, ये जियोमेट्रिकली बढ़ रहा है। तो ये डार्विन थे, माल्थस से बहुत प्रभावित थे, तो उन्हीं की स्टडी के ऊपर काम किया था, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद करना। फिर वेलेस भी थे ना, वेलेस कहाँ पे काम किए थे, इसको हट सकता है ना, हाँ,
ठीक है। ओके, कहाँ गया? तो वेलस थे, देखो जैसे डार्विन थे, गैलोपागस आइसलैंड पे जाके नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर काम किए थे, ऐसे ही अल्फ्रेड वेलस भी थे। ये मलय, ठीक है, मलय आर्चिपेलागो करके एक आइसलैंड था, आर्चिपेलागो, लाइटिंग सुधर गया यार, चलाने आ गया पेन मेरे को कांग्रेचुलेट कर सकते हो। मलय आर्चिपेलागो पे गए, इन्होंने भी नेचुरल सिलेक्शन का ही वहां पे स्टडी किया था। तो उन्होंने किया क्या था कि वही चीज है नेचुरल सिलेक्शन का, देखो यहाँ पे दिया अल्फ्रेड वेलस कम टू सिमिलर टू एट द सेम टाइम, जो डार्विन कंक्लूजन पे आए थे वही वेलस भी आए थे। तो इतना याद रखना, मलय आर्चिपेलागो का नाम, और ये भी नेचुरल सिलेक्शन से ही थे। अब देखो लैमार्क आए थे, ये क्या बोलते थे, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, और यूज एंड डिसयूज। ठीक है, ये कहते थे दिमाग यूज करोगे तब दिमाग बढ़ेगा, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा दिमाग खत्म हो जाएगा आपका। ये लैमार्क जी कहते थे। ठीक है, शायद 1809 है, 1809 में आई थिंक। ठीक है, तो लैमार्क यही थे, फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे। इन्होंने यही कहा था कि भैया जिस आर्गन का, जिस स्ट्रक्चर का आप ज्यादा यूज करोगे, ठीक है, उसका इवॉल्वमेंट, उसका इवोल्यूशन बहुत ज्यादा होगा, जिसका यूज नहीं करोगे वो खत्म हो जाएगा। जैसे कीड़ा, सॉरी, जैसे स्नेक आप जानते होंगे, स्नेक क्या करता है, बिल में चलने के लिए अपने पैरों का यूज नहीं करता है, तो उसका पैर खत्म हो गया। आप जानते होंगे ऐसे बहुत सारे फिशेस होती हैं जो अंधेरे में रहती है, जिसे केव फिश बोलते हैं। तो केव फिश पैदा होती हैं तब बस वो अंधी होती हैं, तो लैमार्क जी ई कहते थे। लेकिन लैमार्क का ये विद्यमान है, इन्होंने कहा भैया आप सही तो नहीं कर रहे हैं, जर्म प्लाज्म जो होता है वो ट्रांसफर होता है। ठीक है, जो करेक्टर जर्म सेल में होते हैं वही बच्चे में जाता है, सोमैटिक सेल वाला नहीं जाता। जैसे लोहार होता है, लोहार जिसे अपने बाएं हाथ से मारता है हथौड़ा, तो उसका बाएं हाथ जो होता है मसलेदार होता है, मसल्स होते हैं, लेकिन बच्चों में नहीं जाता। तो लेमार का बहुत सारा ऐसे था, उनका कहानी खत्म हो गया। बस इतना जानना लेमार के बारे में। ठीक है, यूज एंड डिसयूज के बारे में, इनहेरिटेंस एक्वायर्ड कैरेक्टर के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। गॉट इट? अब देखो डी ब्रीज थे, डी ब्रीज ठीक है, डी ब्रीज क्या किए थे, इन्होंने इवनिंग प्रिमरोज के ऊपर काम किया था, जिसका नाम हम जानते हैं ओइनोथेरा होता है, ओइनोथेरा लेमार्कियाना। ठीक है, इन्होंने म्यूटेशन के बारे में बताया था। म्यूटेशन मतलब कि सडन चेंज, एनी डायरेक्शनल चेंज होता है जो कि किसी भी स्पीसीज के ओरिजिन में हेल्प करता है। म्यूटेशन डीएनए सीक्वेंस में चेंज हो गया। तो देखो इन्होंने ना म्यूटेशन को उन्होंने क्या किया, साल्टेशन कहा, कि अचानक से एक कोई बड़ा चेंज हो गया और नया ही ऑर्गेनिज्म बन गया, वो साल्टेशन बोलते थे। जैसे देखो म्यूटेशन के ऊपर ना ऐसे सिविल राइट नाम के ऐसे करके एक थे चरवाहा, भेड़ चराते थे वो। तो उन्होंने देखा ना कि उनका जो बाड़ा था जहाँ पे भेड़ को रखा जाता है, तो उनमें से ना कुछ भेड़ जो होती थी बाड़ा के नीचे से ऐसे कूद के मतलब नीचे से हिल के निकल जाती थी। तो वो क्या थी, उन्होंने देखा कि कुछ जो उनके भेड़ में है, सिविल राइट ने देखा तो एनकॉन वैरायटी की कुछ भेड़ बन गई थी जिनकी लेग्स छोटी छोटी थी, जो कि अचानक से म्यूटेशन की वजह से बनी थी। तो वो म्यूटेशन का शुरुआत था स्टडी का। तो ह्यूगो ड्रीवीज ने म्यूटेशन को साल्टेशन कहा था। अब एक क्वेश्चन पूछूंगा, कोई भी बताए, स्पोर्ट टर्म किसने दिया था, स्पोर्ट्स टर्म किसने दिया था म्यूटेशन के लिए? हु गिव द स्पोर्ट्स टर्म फॉर द म्यूटेशन? एनीवन फास्ट? उनका नाम डी से है, या दैट्स ग्रेट, डार्विन। तो ये चीज आप याद रखेंगे, काफी अच्छी चीजें हैं। तो यही चीज है, ह्यूगो ड्रीवीज के बारे में भी देख लिया। चलो आगे चलते हैं। हार्डी विनबर्ग आए थे भैया, कहे थे कि देखो स्मॉल पॉपुलेशन होता है, स्मॉल पॉपुलेशन में जो जीन फ्रीक्वेंसी होता है वो रिमेन फिक्स होता है फॉर द हमेशा के लिए, फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। तो क्या होता है, पी प्लस क्यू का अगर होल स्क्वायर कर दोगे तो क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस 2pq, ठीक है, प्लस क्यू स्क्वायर कर दो। तो ये इन्होंने फॉर्मूला दिया था, इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। स्मॉल पॉपुलेशन पे लगता है, वहां पे हमेशा रैंडम मैटिंग होना चाहिए। मतलब मान लो वहां पे मेल फीमेल है, तो कोई ऐसा नहीं कि कोई पार्टिकुलर मेल पार्टिकुलर फीमेल के साथ मैट करा, कोई भी फीमेल किसी भी मेल के साथ मैट कर सकती है, ये होता है रैंडम मैटिंग। स्मॉल पॉपुलेशन होना चाहिए, ये सारा चीज है। ठीक है, तो यही चीज है, आपको हम आगे बताएंगे हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम के बारे में। न्यूमेरिकल पूछता है, हम आपको बता देंगे ट्रिक और टिप्स कि हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम आप सॉल्व कैसे करेंगे। स्काल्टर एक साइंटिस्ट हैं, ठीक है, ऐसे नेचुरली से समझ लो कि इन्होंने जो हमारा धरती है ऐसे करके ना, अर्थ, उनको 6 रियल में बांट दिया था, 6 भागों में। जैसे धरती एक है, इसको बांट दिया, ई 2 भाग, ई 4 भाग, ई 6 भाग हो गया। तो ऐसे करके 6 भागों में बांट दिया, कहा कि ऐसे ऐसे होता है। तो ये चीज आप जानते रहना। देखो फिर HW बेट्स करके हम नाम देख रहे हैं, मिमिक्री देख रहे हो।
मिमिक्री जैसे, ओ भाई चलो हम चलते हैं, जैसे मैं बनारसी किसी लैंग्वेज में, जैसे आप जैसे हैं दूसरे का नकल करना, मिमिक्री मतलब नकल करना, ठीक है। तो मिमिक्री मतलब क्या होता है, किसी की कॉपी करना। यहाँ पे एक क्या होता है, मॉडल होता है, ठीक है, एक होता है मिमिक। जैसे मिमिक होता है ना, मॉडल मतलब क्या है, मान लो शाहरुख खान, अगर मैं शाहरुख खान की तरह बोलने लगा तो मैं उसको कॉपी करने लगा, ठीक है, मैं शाहरुख खान बनने की कोशिश कर रहा हूँ, आई एम द हैंडसम बॉय इन द वर्ल्ड, ऐसे कर रहा हूँ। तो ये होता है मिमिक्री, किसी की तरह कॉपी बनना, किसी की तरह दिखना, ठीक है। मिमिक्री दो तरीके से होते हैं, हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। बैटेसियन मिमिक्री, ठीक है, और क्या होता है एक मुलेरियन मिमिक्री, ठीक है, इकोलॉजी में है, हम आपको पढ़ाएंगे अच्छे से। बैटेसियन मिमिक्री, मुलेरियन क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है। अब आर्मी के बारे में जानते होंगे, कभी सोचा है आपने आर्मी कपड़े ग्रीन और ग्रीन ब्लैक ऐसे व्हाइट कलर का होता है, उसे बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, बेंड इन द सराउंडिंग, जो क्या बोलते हैं उसे जी बताओ। ये तो मिमिक्री हो गया, उसे क्या बोलते हैं, जो ऐसे कीड़ा होता है डाली पे स्टिक हो जाता है, वो दिखता नहीं है, उसे क्या बोलते हैं बताओ, बताओ 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 अपने आप को सराउंडिंग में। बैठे सी नहीं, मिमिक्री नहीं होता है, कैमाफ्लॉग होता है ना श्वेता मैम, कैमाफ्लॉग बोलते हैं। एक देखो एपोसिमेस्टिक कलरेशन होता है, एपोसिमेस्टिक कलरेशन, कैमाफ्लॉग, वार्निंग कलरेशन। एपोसिमेटिज्म क्या होता है, वार्निंग कलरेशन क्या होता है, कोई भी चमकीला चीज खतरनाक होता है। देखो लड़के लोग, लड़कियां जो मेकअप करती हैं वो भी खतरनाक होती हैं, क्यों, जैसे कीड़े जो चमकते हैं वो भी खतरनाक होते हैं, क्यों, क्योंकि वो चमकते हैं तो वो बताते हैं कि भैया हमको मत टच करना, हमारे अंदर भरा है जहर, अगर डंक मार दिए ना तो उठ नहीं पाओगे बिस्तर से। तो जैसे छिउकी का नाम सुना होगा, भौरे का नाम सुना होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो अगर चमकदार है, मेढक जो है ब्राजील में जो आपका रेन फॉरेस्ट है, चमकीले मेढक है वो बहुत ही जहरीले होते हैं। तो समझ लो जो चमकती है चीजें जो आपको लुभाती है वो खतरे वाली होती है, तो बच के रहना रे बाबा, समझ गए ना। चलो आगे चलते हैं। तो देखो विजबान आए थे, जर्म प्लास्ट थ्योरी के बारे में बताए थे, वही कह रहे थे कि भैया सोमैटिक सेल में जो होते हैं सारे कैरेक्टर वो बच्चे में नहीं जाते हैं, कैरेक्टर वही जाएंगे बच्चे में जो आपके जर्म सेल में होंगे। तो ये आपको पता है, ठीक है जी। विजमान ने चूहे का यार 21 पीढ़ी तक वही ना पुष्पा कट किए थे, आपको पता ही है। अब देखो अगले चैप्टर पे आ गए शायद हम, स्वामीनाथन जी के बारे में, ठीक है। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कौन है जी, कमेंट करो। हु इज द फादर ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन, नॉर्मन मेयर, बताओ बताओ बताओ। अरे फादर ऑफ इंडियन है भैया, हम ग्रीन रिवोल्यूशन पूछ रहे हैं, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन नहीं पूछ रहे हैं, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन पूछ रहे हैं आपसे। उनका बी से नाम है ना जी, कोई तो बताओ। बोरलॉग, टियासा, या तो फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इज नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन इज स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। अरे देखो यहाँ दिया है सामने बोरलॉग, आप देख नहीं रहे हो। तो देखो स्वामीनाथन जी ने किया क्या था, मैक्सिमम वैरायटी ऑफ द वीट पे काम किया था, मतलब डॉर्फ वैरायटी ऑफ वीट इन्होंने डेवलप किया था, जिसका इल्ड बहुत ज्यादा था, ठीक है। डॉर्फ वैरायटी ऑफ वीट के ऊपर काम किया था स्वामीनाथन। यही पूछता है फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन एंड फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग। तो इतना ही जानते रहना, आगे हम काम करेंगे अच्छे से इसके ऊपर। वाक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन की डिस्कवरी की थी, पेनिसिलिन की किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में की थी। तो ये चीज है। हर्से एंड लूरिया करके आया था, तो इन्होंने डिस्कवरी किया था वायरल जेनेटिक स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द वायरस। तो हर्से चेंज वही यार आपको पता ही है, ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट किए थे ना, ट्रांसडक्शन वाला, वो तो जिंडर एंड लीडरबर्ग थे। बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट इन लोगों ने किया था, बैक्टीरियोफेज जो डीएनए के लिए प्रूफ हो रहा था। अब देखो टेमिन बाल्टीमोर एंड डलबेक्को आए थे, तो इन्होंने देखो टेमिन एंड बाल्टीमोर को आप जानते हैं, इन्होंने क्या किया था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज किया था कि डीएनए होता है आरएनए बनता है, वो सही है, लेकिन आरएनए से डीएनए बन जाए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से, दैट इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो डलबक्को है, उन्होंने डिस्कवर्ड कर लिया था कि कैंसर वायरस जो होते हैं अपना एंजाइम बनाते हैं जो कि ह्यूमन डीएनए को अफेक्ट बनाते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो इतना रिलेवेंट नहीं है, ये भूल जाओगे तब भी, लेकिन ये यार रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का याद रखना। प्रोसिनर के बारे में हमने ऑलरेडी बात किया है, प्रोसिनर के बारे में और टीओ डाइनर के बारे में हमने बात किया कि प्रोसिनर ने प्रियॉन की डिस्कवरी की, ठीक है। क्या होता है प्रियॉन, कि वो प्रोटीन पार्टिकल होते हैं, उसमें कोई भी न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है, जो कि मैड काउ डिजीज कराते हैं, ठीक है। ये सारा चीजें हमने देखा है शुरू में ही। चलो इमिल वान बेहरिंग है, तो इन्होंने डिप्थीरिया के लिए टॉक्साइड टिटनस का वैक्सीन का डिस्कवरी किया था। अब जैसे हम आपको बताएं,
कि वैक्सीन, आप सोचते होंगे वैक्सीन क्या होता है, ठीक है। कोई वैक्सीन, जैसे देखो सिंपल भाषा में जान लेना, ये देखो आपका फोटो है ना, ये फोटो है, किसी ने आपके फोटो को देखा तो आपको हमेशा क्या कर लेगा, याद कर लेगा, ठीक है। तो ऐसे ही वैक्सीन क्या होता है, वो एंटी न्यूटेड होता है, जिसमें क्या होता है, डिजीज कॉजिंग एबिलिटी खत्म हो जाती है। तो एंटी न्यूटेड वायरल पार्टिकल, ठीक है, वायरस के पार्टिकल जो होते हैं वही बॉडी में इंजेक्ट करा दिया जाता है। तो इतना कमजोर, जैसे कि वायरस ही होता है, वायरस के कुछ पार्टिकल होते हैं, स्पाइक डाल दिया या उसका न्यूक्लिक एसिड डाल दिया बॉडी में एज ए वैक्सीन के फॉर्म में, तो बॉडी के अंदर हो गया, तो आपके बॉडी के अंदर के एनके सेल हो गए, डब्ल्यूबीसी हो गए, उसको पहचान लेते हैं, कहते हैं भैया ये तो कमजोर है, इसको मारेंगे नहीं, लेकिन इसके जैसा जो आएगा दिखने वाला उसको तुरंत मारना है हमें। तो वैक्सीन कुछ नहीं होता, वो वायरस का पार्टिकल ही होता है, एंटी न्यूटेड होता है, जिसके पास कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो डिजीज काज कर सके। एक चीज और होता है, इंटरफेरान। इंटरफेरान क्या होता है, देखो भैया वो भी हम आपको अभी बताते चलते हैं। ये देखो एक सेल है ना, ये सेल है, ये तो सेल क्या है, जैसे इस पे वायरस अटैक किया, देखो यहाँ पे एक और सेल है, ठीक है, वायरस यहाँ पे अटैक किया, तो ये सिल्वा जैसे ही इसके ऊपर अटैक हुआ वायरस ने किया, इस सिल्वा क्या करता है, कुछ ऐसे केमिकल सिक्रीट करता है ना, तो ई केमिकलवा आता है इस सेल में, कहता है भैया हमारे ऊपर वायरस ने अटैक कर दिया, आपका जो भी गेट ओट है, दरवाजा वरवाजा है, अपना बंद कर लो, नहीं तो आपको भी वायरस अटैक कर देगा। तो इंटरफेरान ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जो कि दूसरे सेल को मैसेज देते हैं कि भैया हमारे ऊपर अटैक हो चुका है, आप अपने गेट को बंद कर लीजिए, समझ गए ना। तो ये सारा देखो वैक्सीन हो गया, इंटरफेरान हो गया। रॉबर्ट कोच आए थे, रॉबर्ट कोच ने ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के ऊपर काम किया था, ठीक है। रॉबर्ट कोच ने एक और टेक्निक दिया था, बताओ क्या था, रॉबर्ट कोच ने और क्या किया था ट्यूबरकुलोसिस के सिवाय, क्या किया था जी रॉबर्ट कोच जी ने, बताओ कौन सा थ्योरी दिए थे रॉबर्ट कोच, माइक्रोबायोलॉजी। कौन पढ़ाएगा माइक्रोबायोलॉजी, देखना पड़ेगा। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज किसने दिया था, लुइस पास्चर या रॉबर्ट कोच, जल्दी बताओ, एनीवन। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, डिजी कोच, जर्म पास्चर, लुइस पास्चर। कोच ने देखो कोच पास्चुलेट दिया था, और जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दिए थे लुइस पास्चर जी, तो याद रखना, सिंपल है। चलो अब देखो ये लक मुटनागेर है, इन्होंने क्या किया था, बस इतना जानना, ये सब ऐसे ही नाम दिए गए हैं, लेकिन लक मुटनागेर के बारे में याद रखना हमेशा, इन्होंने एचआईवी के बारे में खोजा था, बताया था एचआईवी के बारे में। देखो ये है, जैसे जूर हसन अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ एचपीवी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लिए, जो कि सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है, जर हसन को मिला था नोबेल प्राइज। सिनोसिस और मुटनागेर थे, इनको नोबेल प्राइज मिला था क्योंकि इन्होंने जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी डिजीज, जिन्हें एड्स बोलते हैं, वो एचआईवी के द्वारा कॉज होता है, ये पता किया था लक मुटनागेर ने। तो ये चीज है, तो ये उतना जरूरी नहीं, जरूरी तो एडवर्ड जेनर जी हैं जी, बहुत ही हीरो हैं ये। देखो ये क्या थे, एडवर्ड जेनर जी ने क्या खोजा था, पहले कौन सा वैक्सीन खोजा था, आपको पता है, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन, जो कि वेरियोला एक वायरस होता है वो कॉज करता है। तो देखो ना ये ना बहुत परेशान थे, उसमें सबको स्मॉल पॉक्स होता था, सब लोग मर जाते थे। एडवर्ड जेनर काम कर रहे थे, लेकिन इनको एकदम मिल नहीं रहा था इनको, मतलब सक्सेस कि ये उस खोज सके, उसके जो आप खोज रहे थे वैक्सीन नहीं खोज पा रहे थे। तो उन्होंने देखा क्या ना, कि ग्वाला उनके गांव में जो दूध दुहाता था ना, उसको नहीं हो रहा था स्मॉल पॉक्स। तो उन्होंने सोचा यार एक ग्वाले के पास ऐसा क्या है कि इसको डिजीज नहीं हो रहा है। आपने क्रिस 3 देखा है, पहले कौन बताएगा, क्रिस 3 किसने किसने देखा है, कहाँ गया हमारा पेनिया, दिख नहीं रहा यार, अरे यार आ जाओ, हाँ आ गया, हाँ क्रिस 3 किसने किसने देखा है, देखे हो, अरे बताओ जल्दी जल्दी यार, क्लास आगे चलना है ना, नहीं देखा है देखे हैं, तो उसमें क्या होता है, एक वायरस फैल जाता है ना, क्रिस 3 मूवी में सब लोग मरने लगते हैं। तो क्रिस के पास ऐसा एबिलिटी होता है कि क्रिस और उसकी बीबी जो होती है, क्या प्रियंका होती है आई थिंक, तो उसके बीबी के पेट में बच्चा भी होता है, उसको क्रिस को, उसकी बीबी को, उसके बच्चे को वो डिजीज नहीं होता, वो नहीं मरते हैं। तो क्रिस का पापा रोहित रहता है, तो उसको पता चल जाता है कि हमारे बेटे में कुछ, क्रिस के बॉडी में ऐसा कुछ है जिसके वजह से इसको डिजीज नहीं मिल रहा। तो उसने क्रिस के बॉडी में से ब्लड निकाला और एंटीबॉडी, ब्लड सबको दिया, एंटीबॉडी बनाया ऐसे करके। तो वो जो कॉल रहता है, जॉन क्या वो बोलते हैं यार, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, कौन सा हीरो। तो ऐसे ही देखो क्या हुआ था। अब देखो एडवर्ड जेनर जी थे, उन्होंने देखा ग्वाले को डिजीज नहीं हो रहा है, क्यों डिजीज नहीं हो रहा, वो इस कंक्लूजन पे निकले कि ग्वाला जो होता है हमेशा गाय के पास रहता है। तो गाय में ना एक वायरस होती है वैक्सीनिया,
ठीक है, वैक्सीनिया वायरस होती है, तो वो वैक्सीनिया वायरस पहले से उस ग्वाले को अफेक्ट कर रखा था। तो वैक्सीनिया वायरस उसके बॉडी में पहले से था, इसलिए उसे जो चिकन ये स्मॉल पॉक्स का वायरस था अफेक्ट नहीं कर रहा था। अब देखो एडवर्ड जेनर ने क्या किया, वैक्सीनिया वायरस लिए वहां से, ठीक है, पठान मूवी स्मॉल पॉक्स के बारे में था, ठीक है भैया ठीक है। देखो अब क्या किए, एडवर्ड जेनर लिए वैक्सीनिया वायरस, उन्होंने खतरों के खतरा मोल लिया, अपने बच्चे को बेटी को वैक्सीनिया वायरस से इन्फेक्ट कराया, अपने खुद के बच्चों को इन्फेक्ट कराया वैक्सीनिया वायरस से, फिर स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्ट कराया, कुछ नहीं हुआ, बच गए। तो उन्होंने वैक्सीनिया वायरस से खोज निकाला स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन। तो ऐसी ऐसी स्टोरी है, आप देखो अगर मैं आपको पढ़ाऊं ऐसे करके बता दूं इन्होंने खोजा था, शायद से आप 10 दिन 5 दिन याद रखें, लेकिन जहां तक मैं सोच रहा हूँ ये कहानी जैसे है ना, तो आप शायद से याद रहेगा कि नहीं जी, अब ये वैक्सीनिया वायरस है सब, हाँ वही चीज है, तो याद रहेगा ऐसे करके। थोड़ा सा हो सकता है टाइम लगे, हो सकता है बहुत बोर भी हो जाए, लेकिन ये सारी चीजें हैं, आप अगर सुनेगो तो अच्छा लगेगा। चलो हैबरलैंड थे, देखो हैबरलैंड ने ज्यादा कुछ नहीं किया था, हमने टोटोपोटेंसी के ऊपर ऑलरेडी बात किया है कि क्या होता है, एक सिंगल सेल के पास इतना कैपेबिलिटी होती है कि वो पूरा पूरा प्लांट बॉडी बना सकता है। तो फादर ऑफ टिश्यू कल्चर हम बोलते हैं हैबरलैंड को 1902 में। और देखो हैबरलैंड फादर ऑफ टिश्यू कल्चर थे। अच्छा ये ना पेंसिलिया बहुत अच्छा, अभी देखा यहाँ है। फिर स्टीवर्ट करके एक थे स्टीवर्ट, इन्होंने क्या किया था, गाजर लिया था, गाजर जानते हो ना, कैरोट, तो कैरेट सेल से लिया इन्होंने, पूरे गाजर को बना दिया, तो ऐसे करके स्टीवर्ट ने प्रूव किया था। चलो आगे चलते हैं हम फिर। ओके, अब आगे बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर देखो, स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर थे। पहले यहाँ पे चलने से पहले हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बायोटेक्नोलॉजी आ रहा है तो सबसे पहले फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बताओ, कौन है फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जल्दी से, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बताओ, बताओ बताओ बताओ। पाल बर्ग या कार्ल इरेकी, पाल बर्ग या कार्ल इरेकी, बायोटेक्नोलॉजी पालबर्ग, ओके। फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग पालबर्ग और बायोटेक्नोलॉजी, ओके। कार्ल इरेकी ने टर्म दिया था फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ द पिग, ओके, जानते हैं। फिर देखो स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयन थे, सबसे पहले एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इन्होंने बनाया था। इन्होंने लिया क्या, देखो साल्मोनेला टाइफीमेरियम लिया था, यहाँ पे लिखा हुआ होगा, साल्मोनेला टाइफीमेरियम को लिया था और स्कीरिया कोलाई को लिया था। इन दोनों के प्लाज्मिड को निकाला, स्कीरिया कोलाई और साल्मोनेला टाइफीमेरियम को, और उन्होंने एक रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को बना दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बना दिया था। तो स्टैनले कोहेन, कहीं कहीं याद देखोगे पहला आरडीएनए मॉलिक्यूल किसने बनाया था, पालबर्ग लिखा होता है। लेकिन एनसीईआरटी देखोगे, अच्छे अच्छे किताब देखोगे तो उन्होंने देखोगे तो साल्मोनेला टाइफीमेरियम और स्कीरिया कोलाई का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को निकाल के स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर को दिखाता है, ठीक है। तो फिर देखो हर्बर्ट बोयर अलग से भी दिए गए हैं, इन्होंने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज किया स्कीरिया कोलाई पे, और इन्होंने देखा कि उसके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो डीएनए को कट कर सकता है एक पार्टिकुलर जगह से, और उस जगह को आपको पता है क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम बोलते हैं। एक चीज हमेशा काम कर लेना, याद कर लेना कि देखो ना, जैसे आप जानते हो मलयालम, ठीक है, मलयालम, ओके, तो ये जो है ना देखो इन्वर्टेड रिपीट है, देखो इधर से पढ़ोगे तब भी सेम, इधर से पढ़ोगे तब भी सेम। ये देखो पैलिंड्रोम नहीं है, पहली बात याद कर लेना। किसी को भी एग्जाम्पल बताना तो इसको मत बताना, अगर आपको पैलिंड्रोम सीक्वेंस होना चाहिए तो वहां पे क्या होना चाहिए, देखो हमेशा याद रखना, यहाँ पे 2 स्टैंड होना चाहिए जो कि एंटी पैरेलल होना चाहिए, ठीक है, 3 प्राइम से 5 प्राइम ऐसे होना चाहिए। अगर 2 स्टैंड है यहाँ पे GAA TTC इधर से है, ठीक है, तो इधर से GAA TTC से जी ऐसे करके अगर 2 स्टैंड की बात करेंगे तब ये होगा पैलिंड्रोम। एक वाला रहेगा कनक हो गया, मलयालम हो गया, ये सब जो है इन्वर्टेड रिपीट्स है जी। तो हार्बर्ट बोयर ने यही देखा था कि बहुत स्क्रिया कोलाई से जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हो वो डीएनए को कट कर सकता है पार्टिकुलर साइज से। अब लुइस पास्चर है, इन्होंने फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के बारे में बताया था, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। बहुत कंफ्यूजिंग है, मैं बता रहा हूँ, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, ये मुझे खुद चेक करना पड़ेगा जब मैं पढ़ाऊंगा, तो इसको ऑथेंटिक सोर्स से बताऊंगा क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग देता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। बैंटिंग एंड बेस्ट थे, इन्होंने क्या किया था भैया, इन्होंने इंसुलिन को आइसोलेट किया था। देखो आपको पता है इंसुलिन के बारे में, बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज होता है, जुलॉजी की थिंग है, बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज से इंसुलिन होता है जो कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। अल्फा सेल से क्या होता है जी, विच हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम द अल्फा सेल ऑफ द पैंक्रियाज, एनीवन,
अल्फा सेल ऑफ पैंक्रियास से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? अरे बीएससी थर्ड ईयर में हो मैक्सिमम लोग, और जुलॉजी है आपका, तो बताओ। जी से है ग्लाइकोजन, ग्लूकोगान, हाँ ग्लूकोगान, ग्लाइकोजन नहीं जी, ग्लाइकोजन हार्मोन नहीं है, ठीक है, ग्लूकोगान। एक डेल्टा सेल होता है, उससे सोमैटोस्टैटिन निकलता है, ये भी आप जान जाना। चलो आगे चलते हैं। बेंटिंग एंड बिस्ट ने आइसोलेट किया था इंसुलिन को। आर्थन कोर्नबर्ग होंगे, कोर्न, ठीक है, कोर्नबर्ग होंगे, इन्होंने डिस्कवरी किया था डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का, ठीक है, और डीएनए को उन्होंने लैब के अंदर भी सिंथेसाइज किया था, तो इन्होंने डीएनए पॉलीमरेज का डिस्कवरी किया था। डीएनए पॉलीमरेज के पास एक्टिविटी होती है कि ओएस साइट को रिकॉग्नाइज करके वहां पे न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर सकता है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड को क्या कर सकता है, ऐड कर सकता है, और डीएनए का क्या करा सकता है, रिप्लिकेशन करा सकता है, ठीक है, रिप्लिकेशन। आपको पता ही है, लीडरबर्ग आए थे, इन्होंने लीडरबर्ग एंड टैटम थे, क्या नाम था उनका, टैटम, ठीक है, लीडरबर्ग एंड टैटम आए थे, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया कराए थे, ठीक है, ट्रांसफर क्या हुआ था, वो लीडरबर्ग एंड टैटम ने क्या कराया था जी, कंजुगेशन कराया था, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कराया था। अर्बर आए थे, इन्होंने रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज खोजा था बैक्टीरिया के अंदर, अर्बर ने खोजा था, ठीक है। आप हमेशा याद रखना, ये देखो ये बैक्टीरिया है, क्या है, ये बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया के ऊपर कोई भी अगर वायरस अटैक कर रहा है, ठीक है, कोई भी वायरस अगर बैक्टीरिया के ऊपर अटैक कर रहा है, तो अपना वायरस बैक्टीरिया के अंदर डीएनए डालता है ना, और कहता है कि जाके हाईजेक कर ले बैक्टीरिया के सेल को और अपना काम करा। तो वायरस के डीएनए को रोकने के लिए बैक्टीरिया दो काम कर सकता है। वो कौन कौन सा काम है इसके पास, बैक्टीरिया के पास एक होता है मेथाइलेज एंजाइम, ठीक है, मेथाइलेज एंजाइम होता है, दूसरा होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो मेथाइलेज एंजाइम क्या करता है, उसमें मेथिल ग्रुप को ऐड कर देता है वायरस के डीएनए पे, जो कि डीएक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से वायरस का डीएनए, मान लो मेथिल ग्रुप ऐड नहीं किया, तो वहां पे क्या होता है, नहीं नहीं ये देखो मेथिल ग्रुप क्या होता है, मेरे इसको देख लेना, अपने पे भी कर देता है, जैसे देखो अब क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है तो वो खुद के डीएनए को भी कट कर सकता है, तो खुद के डीएनए पे भी मेथिल ऐड कर दे तो उसको कट नहीं करवाता। देखो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, वायरस का डीएनए आया, उसको कट कर दिया वायरस के डीएनए को टुकड़े टुकड़े में, तो इन्फेक्ट नहीं कर पाया, तो ऐसे करके ये डिफेंस मैकेनिज्म है। आपसे पूछे कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को कहाँ से निकाला जाता है, तो जैसे वहां पे ऑप्शन रहेगा आल प्रोकैरियोटिक सेल, आल बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया, तो आप सम बैक्टीरिया लगाना, हर में नहीं मिलता है जी। अब तक 930 स्ट्रेन निकाले गए हैं। सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन है, हिंट सेकेंड, हम पढ़ाएंगे अच्छे से, आपको पता होना चाहिए सब। वाटसन, क्रिक एंड विल्किंस आपको पता ही है, इनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1962 में, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बी डीएनए का क्या किया था, स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, 1953 में बताया था, तो 1962 में जाके इनको नोबेल प्राइज मिला था जी, ठीक है। सान करके एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इंसुलिन को सबसे पहले सिंथेसाइज किया था बाहर अपने लैब में, सान थे, टसान आप जो भी बोल सकते हैं। चलो निरेनबर्ग, होलेन, खुराना है, इन्होंने क्या किया था, जेनेटिक कोड के बारे में बता दिया था कि जेनेटिक कोड नाम के कुछ होते हैं, ठीक है, जो कि 64 नंबर में होते हैं, 61 फास्ट हो रहा है, 61 कोड करता है आपके अमीनो एसिड को, ठीक है, और 3 जो होता है ये स्टॉप कोडान होता है, ठीक है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को हाल्ट कराता है, यानी कि रोक सकता है, ठीक है। तो ये सारा चीज है। आप कोई जानता है मैजिक 20, ठीक है, एक मैजिक 20 करके फिनोमेना होता है, ये मैजिक 20 माने कि 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में भाग ले सकते हैं, लेकिन अभी 2 और अमीनो एसिड है, सोलेनस सिस्टीन एक होता है, एक और होता है जो कि अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो 22 अमीनो एसिड है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे अच्छे से, चलो आगे चलते हैं फिर। हरगोबिंद खुराना है, हरगोबिंद खुराना, और इनके एक दोस्त थे बहुत बढ़िया वाले, गिलबर्ट या गिलर्ट थे, तो गिलबर्ट हम लिखते हैं इनके दोस्त। तो इन्होंने डीएनए लाइगेज की डिस्कवरी की थी T4 बैक्टीरियोफेज से, कहां से, और खुराना ने सिंथेसाइज किया था आर्टिफिशियल जीन को। तो देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गया कि डीएनए लाइगेज की डिस्कवरी किए और इन्होंने आर्टिफिशियल जीन का सिंथेसिस करवाया, हरगोबिंद खुराना। टेमिन एंड बाल्टीमोर हम कई बार 3-4 बार इनका नाम ले चुके हैं कि आपका क्या होता है, आरएनए से क्या बन सकता है, डीएनए बन सकता है। जिस डीएनए को हम क्या, डीएनए डीएनए नहीं भैया, डीएनए, इसको हम सी डीएनए बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री या कॉपी डीएनए बोलते हैं। तो टेमिन एंड बाल्टीमोर के बारे में आप जानते हैं। अर्बर नाथन इस पे देखो अलग अलग इन्होंने काम किया, लेकिन साथ में पब्लिश किया अपना काम तीनों लोगों ने। तो इन्होंने फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज को आइसोलेट किया, जो कि था
हिंट सेकेंड, ठीक है, हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजी से, पैरा इन्फ्लुएंजी है तो जो डीएनए को स्पेसिफिक साइट से कट कर सकता है, ठीक है, ये चीज है, आप जान गए। नॉर्मल बोरलॉग के बारे में देखो हमने बात किया ही है कि भैया वो फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन है। इन्होंने देखो SV40 एक वायरस था उसका यूज किया था, ये भी जान जाना। इन्होंने सोनारा 64 और लर्मा रोजो नाम का ड्वार्फ वैरायटी जो हुआ डेवलप किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन बोला जाता है। फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन कौन है बताओ? फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन कौन है? हु इज द फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन? एनीवन हैव द आइडिया? हु इज द फादर ऑफ, डब्लू से नाम है वर्गीस कुरियन, ठीक है, तो याद कर लेना, वर्गीस कुरियन इज द फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन। देखो या दैट्स ग्रेट गीतांजलि। तो व्हाइट रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन, ब्राउन रिवोल्यूशन, पिंक रिवोल्यूशन, अलग अलग रिवोल्यूशन है, हम बता देंगे सब आपको, तो पढ़ लोगे आप अच्छे से, पहले से ही पढ़ते हो, हमारे बताने से ही नहीं पढ़ लोगे, ठीक है। पालबर्ग के बारे में, सॉरी इन्होंने SV40 का नहीं यूज किया था जी, पालबर्ग ने किया था, ठीक है। इन्होंने देखो ना म्यूटेशनल ब्रीडिंग किया था, क्या किया था? म्यूटेशनल ब्रीडिंग कराया था, एक्सरे और गामा रेज का यूज किया था नॉर्मल बोरलॉग ने। यहाँ देख के गलती हो गई, तो गलत चीजें मत सीखना कभी भी, ठीक है। अगर मैं क्लास में कोई चीजें गलत बता देता हूँ तो यू हैव द राइट टू करेक्ट मी, ठीक है, आप हमें करेक्ट कर सकते हो, हम भी स्टूडेंट ही हैं। तो पालबर्ग ने सीमियन वायरस, ठीक है, सीमियन वायरस 40 का यूज किया था विद द हेल्प ऑफ लैम्डा फेज, और उन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग स्टार्ट था। पालबर्ग जेनेटिक इंजीनियरिंग के रूप में जाने जाते हैं, ये हाँ आपने बताया ही हमको। चलो फिर आगे चलते हैं, ओके। माइलस्टीन एंड कोहलर थे, ठीक है, माइलस्टीन और कोहलर ने हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का बनाया। आप हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के बारे में जान जाओ कि क्या होता है। सर्वाइकल कैंसर के बारे में जानते हैं आप, ठीक है, कैंसर के बारे में। अब यहाँ से क्या लिया इन्होंने? कैंसरियस सेल को लिया, ठीक है। कैंसरियस सेल में क्या होता है? डिवीजन की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर माइलोमा सेल हम बोलते हैं इसे, ठीक है, माइलोमा सेल को लिया और लिम्फोसाइट सेल को लिया, ठीक है, लिम्फोमा सेल, लिम्फोसाइट को लिया, इन्होंने फ्यूज करा दिया। तो इससे करके इन्होंने एक मतलब सेम ओरिजिन का एंटीबॉडी बना लिया, ठीक है। तो इसका यूज करते हैं, ठीक है, जैसे अगर किडनी उडनी रिप्लेस कर रहे हैं तो ऐसे करके ग्राफ्ट रिजेक्शन टाइप में ये माइलस्टीन और कोहलर ने हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी बनाया। कैसे बनाया? माइलोमा सेल लिया और लिम्फोसाइट सेल को फ्यूज करा के उन्होंने एंटीबॉडी बनाया था, वही होता है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, ठीक है। बॉलीवर और रुद्रगोज आप जानते हैं PBR 322 के बारे में, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले का आर्टिफिशियल प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर को बना दिया। क्लोनिंग वेक्टर जानते ही हो, देखो दो चीज होता है, क्लोनिंग वेक्टर और एक्सप्रेशन वेक्टर। अगर आप चाहते हैं कि आपने कोई भी जीन आप इंटरेस्ट है उसको किसी भी वेक्टर में डाल के उसको मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं, कई कॉपी बनाना चाहते हैं, यू हैव टू यूज क्लोनिंग वेक्टर। अगर एक्सप्रेशन वेक्टर है तो आप चाहते हैं कि आप जो जीन डाल रहे हैं उससे देखना चाहते हैं कि उसका प्रोडक्ट जो बन रहा है, प्रोटीन जो बन रहा है, वो कैसा बन रहा है, वो क्या काम कर रहा है, उसमें कौन सा इफेक्ट कर रहा है, दैट इज द एक्सप्रेशन वेक्टर। PUC6 ऐसे करके होता है, बताएंगे। कैरी मुलिस देखो जानते ही हो, PCR बनाए थे, ठीक है, PCR डेवलप किए थे 1993 में। 3 स्टेप होता है जी, डीनेचुरेशन, लाइफ साइंस में पूछा था, एनेलिंग और एक्सटिंक्शन, तो आपको पता ही है ये तीनों स्टेप के बारे में। टेम्परेचर पूछता है, क्या क्या होता है, हम हर चीज बताएंगे आपको। देखो एलेक जेफरी के बारे में दिया है, DNA फिंगरप्रिंटिंग, VNTR का बहुत रोल होता है यहाँ पे, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट बोलते हैं, ठीक है, मिनी सैटेलाइट, मैक्रो सैटेलाइट, ये सब भी होता है। तो इन्होंने DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बताया था, जैसे कोई भी ऐसा सेल लिया जहां से DNA निकाला, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कराया, कट कराने से के बाद रन कराया जेल पे, जेल पे रन कराने के बाद वहां पे प्रोबिंग कराया और देखा कि फ्यूज हो रहा है, तो इन्हीं का बच्चा है, इन्हीं का ये है, ठीक है। एलेक जेफरी इज द फादर ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग। इफ आई आस्क यू अबाउट द हु इज द फादर ऑफ इंडियन DNA फिंगरप्रिंटिंग, देन यू हैव टू टेल मी दैट इज द लालजी सिंह इज द फादर ऑफ इंडियन DNA फिंगरप्रिंटिंग। इवन विल्मुट करके एक साइंटिस्ट है, याद कर लेना कि फर्स्ट क्लोन जो था मेमेलियन वो था डॉली, ठीक है, जो कि फीमेल शिप थी, इन्होंने बनाया था विल्मुट ने, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रैक्स वेंटर है, देखो जीनोम प्रोजेक्ट चला था, ठीक है, 1990 से, तो 1990 से लेके 2003 तक चला था। तो जीनोम प्रोजेक्ट में का यही उद्देश्य था कि हमारे जो बॉडी में जो DNA है उसमें कौन कौन सा जीनोम है, कितना जीन है, लार्जेस्ट जीन कौन सा है, ये सारा चीज, ठीक है। 30,000 जीन हुआ, सबसे लार्जेस्ट जीन आपको पता है डिस्ट्रोफिन के बारे में पता चला। तो क्रैग वेंटर थे उसके हेड थे, तो यही चीज है, आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। चलो फिर अगले स्लाइड पे चलते हैं जी।
फायर एंड मेल्लो, देखो एक आरएनए इंटरफेरेंस करके टेक्निक होता है, ठीक है, आरएनए इंटरफेरेंस या जीन साइलेंसिंग हम बोलते हैं। ओके, फायर एंड मेल्लो ने देखा एक कीड़ा था सिनोरैडाइटिस इलिगेंस, ठीक है, वो करता क्या था, रूट को खा जाता था जाके। तो उन्होंने देखा ना, देखो एक चीज आप हमेशा जानना कि अगर यूकैरियोटिक सेल है तो ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए यूकैरियोटिक में तो अच्छे से काम करता है, प्रोटीन बनाता है। लेकिन अगर यूकैरियोटिक सेल में डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना तो इधर क्या रहता है, एक ना डाइएसर इसका नाम होता है, ई एंजाइम होता है। अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए यूकैरियोटिक सेल में बनता है तो डाइएसर जाके इसको कट करके खत्म कर देता है। तो यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करके फायर एंड मेल्लो ने क्या किया कि ये देखो सिनोरैबिडिस इलिगेंस था, वो कीड़ा था ये, ठीक है, कीड़ा था। तो इसके बॉडी के अगर एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए था जो इसको ऐसा प्रोटीन बनाता था जो इसको जिंदा रखने में हेल्प करता था। तो ये देखो क्या था, ये प्लांट था, ठीक है, इसी प्लांट पे ये आके खाता था पत्तियां, रूट वूट। तो फायर एंड मेल्लो ने क्या किया, इसी आरएनए के कंप्लीमेंट्री एक आरएनए इस प्लांट में सुई से डाल दिया, ठीक है। अब ये आरएनए इसके बॉडी में घूम रहा था, जैसे ही आया इसके सैप को चूसा, खाया रूट से, ई वाला आरएनए जो सिंगल स्टैंडर्ड था इसके बॉडी में गया और उसके आरएनए से कंप्लीमेंट्री था तो बाइंड हो गया। ये यूकैरियोटिक था कीड़ा, जैसे ही डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना, डाइएसर इधर कहीं घूम रहा था इसके बॉडी में, इसको कर दिया कट, खत्म। और बेचारा इसके अंदर वो प्रोटीन बन नहीं पाया जिसकी वजह से जिंदा था, तो वो मर गया बेचारा। तो हो गया जीन साइलेंसिंग। कार्नेशन फ्लावर हो गया, फ्लेवर सेवर वैरायटी ऑफ टमाटो हो गया, टमाटर तो आसमान छू रहा है भैया, पता ही है आप सबको। तो ये ऐसे करके होता है, हम डिटेल में पढ़ाएंगे कैसे कैसे होता है सारा चीज। अब देखो एडवर्ड करके थे, इन्होंने टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में बताया था, बस इतना जानो। अब इकोलॉजी आ गया, देखो आज खत्म हो जाएगा, इकोलॉजी इज द लास्ट। अब रॉबर्ट हिकेल थे अर्नेस्ट हिकेल, इन्होंने टर्म इकोलॉजी दिया था 1869 में। अच्छा बताओ, इन्होंने इकोलॉजी टर्म दिया था तो वो कौन, एक और थे रिटर, ये क्या किए थे जी, बताओ, थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं 1 मिनट। रिटर बताओ, रिटर रिटर क्या किए थे, बताओ बताओ, रिटर क्या किए थे। इकोसिस्टम तो यार टेंसले दिए थे काजल, इकोसिस्टम टर्म गिवन बाय टेंसले इन 1935। ओइकोस या इकोलॉजी के लिए ओइकोस टर्म दिया था, ठीक है दिया था, थैंक यू। चलो आगे चलते हैं। देखो गॉस थे, गॉस का कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था, कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था। इन्होंने पैरामेसियम कॉर्डेटम, ठीक है, कॉर्डेटम और पैरामीशियम ऑरेलिया के ऊपर काम किया था। किसके ऊपर, पैरामीशियम कॉर्डेटम और पैरामीशियम ऑरेलिया के ऊपर काम किया था। इन्होंने बताया था कि दो स्पीसीज है अगर सेम खाने पे फीड कर रही है तो उनका क्या हो जाता है, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन हो जाता है, वो मर जाते हैं। मरते कैसे हैं, देखो दो ऑर्गेनिज्म है, एक ही खाना पे फीड कर रहे हैं तो ये अल्टीमेटली एक दूसरे से लड़ाई करने लगेंगे, ठीक है, जो ताकतवर रहेगा वो जीत जाएगा, जो कमजोर रहेगा वो मर जाएगा। तो ऐसे ही पैरामीशियम और कॉर्डेटम के बीच ही था, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल किसने दिया था, गॉस ने दिया था। क्या होता है जब ये मान लो निके है ना, ये निके ऐसे ऐसे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही ये निक जो है ओवरलैप किया तो इसमें कंपटीशन होने लगेगा। अब निकू क्या है, हैबिटेट क्या है, इकोलॉजी पढ़ाएंगे तो बताएंगे, आपको पता ही है। एनसी अर्थर करके थे, इन्होंने देखो सबसे पहले किया था एनसी अर्थर, पेन किधर, हाँ, आर एंड के सिलेक्टेड के बारे में भी बताया था, स्पीसीज के बारे में, लेकिन उन्होंने इसके साथ साथ रिसोर्स पार्टियोनिंग के बारे में बताया। एमसी अर्थर ने बताया कि अगर दो ऑर्गेनिज्म है, अगर वो नहीं चाहते कि उनका कंपिटिटिव एक्सक्लूजन हो जाए, वो मर जाएं, तो उनको करना क्या चाहिए कि जो भी रिसोर्स है उनका पार्टियोनिंग कर लेना चाहिए, बंटवारा करना चाहिए। जैसे आप हैं, आपके घर पे आया 1 किलो आम, क्या आया, 1 किलो आम आया, 4 आम थे, ठीक है। आप चाहती हैं या चाहते हैं कि 3 आम आप खा जाइएगा अपने भाई या बहन को, तो लड़ाई होने लगेगी ना। ऐसे करके सब तो नहीं खा पाओगे, अगर आप बांट दो बराबर बराबर की, हाँ दो तुम्हारा दो मेरा, तो आराम से रहेगा, नहीं तो भैया लड़ाई झगड़ा तो होना तय है। तो ऐसे करके समझ सकते हो कि एक पेड़ है, पेड़ पे क्या है, फ्रूट लगा है, अगर सारी चिड़िया फ्रूट को ही खाने लगे तो बेचारे उनमें मार लड़ाई होने लगेगा। तो कुछ चिड़िया थी कहीं कि भैया तू फ्रूट खा ले, हम क्या खाएंगे, हम सीड खाएंगे, तो ऐसे करके वो उनका एग्जिस्टेंस बना रहा। तो एमसी अर्थर ने यही बताया था। चलो फिर आगे चलते हैं। यार मुझे ना पेन दिख नहीं रहा है सही से, हाँ, वार्मिंग थे, वार्मिंग इज द फादर ऑफ प्लांट इकोलॉजी, ज्यादा कुछ नहीं जानना है। रामदेव मिश्रा ने 3F थ्योरी दिया था, क्या दिया था, 3F थ्योरी, फॉर्म, फंक्शन एंड फैक्टर के बारे में बताया था, इकोसिस्टम के बारे में, ठीक है, फ्रैक्शन। तो ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में थे जी, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में थे, इकोलॉजी पढ़ाते थे वो,
ठीक है, हमारे पहले के जो वहाँ के टीचर है वो लोग पढ़े हुए हैं, जानते हैं। तो यही चीज़ है, रामदेव मिश्रा इज द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, ये आप जानते ही हैं। और क्या, टेंसले ने इकोसिस्टम टर्म दिया था 1935 में। रोजेन ने बायोडाइवर्सिटी टर्म दिया था, ठीक है, रोजेन ने दिया बायोडाइवर्सिटी टर्म, लेकिन इसका ऑथेंटिकली यूज किया विल्सन ने। तो सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी टर्म रोजेन ने दिया था, ठीक है, लेकिन अच्छे से यूज और उसको पॉपुलराइज किए थे विल्सन ने। रॉबर्ट मे ने क्या बताया था, रॉबर्ट मे ने ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि भैया हमारे धरती पे 7 मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट है, अभी ज़्यादा हो गए हैं, तो मे ने यही बताया था। तो सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, आपको पता है। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने बताया थे स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में। क्या बताया था, जैसे मान लो ये आपका घर है, ठीक है, ये क्या है, आपका घर है ना, घर बनाने नहीं आ रहा है, माफ करना मुझे, ठीक है। तो घर के आसपास जाते हो तो कौवा देखते हो वहां पे आप, ठीक है, एक कौवा है, देखो पता नहीं किसे किसे, क्रो। तो आप अगर घर के आसपास निकलते हो तो आप देखते हो कि पक्षियों की संख्या जो है, आपके घर के आसपास गौरैया है, ततैया है, कौवा है, 3 स्पीसीज मिल रही है। लेकिन आप अपने पड़ोसी के घर जाते हो तो और सारे पक्षियां मिलने लगती हैं। लेकिन आप पूरे गांव में देखते हो तो कुछ और बढ़ जाते हैं। लेकिन अपने गांव से निकल के दूसरे गांव में जाते हो तो देखते हो स्पीसीज बढ़ नहीं रही है एरिया पे। तो क्या होता है, स्पीसीज एरिया जब देखते हैं तो धीरे धीरे एरिया बढ़ाने पे स्पीसीज का रिचनेस बढ़ता जाता है। लेकिन एक ऐसा टाइम आता है ऐसे करके एकदम रुक जाता है, नंबर बढ़ने इसी पे रुक जाता है, मतलब कांस्टेंट हो जाता है, नहीं मिलता है। तो यही हम्बोल्ट ने ये बताया था। टिलमैन ने क्या बताया था, स्पीसीज रिचनेस के बारे में बताया था। देखो रिचनेस का मतलब होता है हाउ मेनी नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन वन एरिया। इवननेस मतलब ये होता है कि अगर मान लो, इवननेस एक होता है, अगर 10 स्पीसीज मिल रही हैं, 10, जैसे कौआ मिल रहा है, गिलहरी मिल रहा है, तोता मिल रहा है, मैना मिल रहा है, तो 10 स्पीसीज है तो तोता का भी 2, मैना का भी 2, ठीक है, बिल्ली का भी 2, ऐसे करके उनमें नंबर कांस्टेंट है, ऐसे करके तो उसे इवेननेस बोलते हैं। अब देखो फिर पॉल इलरिच आए, इचलिच करके या इहरलिच करके, जो भी पढ़ लो, इन्होंने दिया था रिवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस, ठीक है। अब देखो रिवेट क्या होता है, ऐसे करके एरोप्लेन जो होता है ना, एरोप्लेन मुझे बनाना नहीं आएगा, ठीक है, एरोप्लेन में वो बोल्ट लगे होते हैं, जो बोल्ट होते हैं ऐसे पेच करके ऐसे टिपा होता है, ऐसे करके ना, जैसे बैग वैग में देखते हो तो ऐसे चिपका हुआ बटन होता है ना, वैसे करके उसे रिवेट बोलते हैं। तो जहाज में हर जगह रिवेट लगे होते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने इकोसिस्टम से उसको एनालाइज किया, मतलब कहा कि जैसे हमारा जहाज में रिवेट है वैसे ही हमारे इकोसिस्टम में एक एक स्पीसीज है जो रिवेट को की तरह काम करती हैं। अगर आप जहाज में ट्रेवल कर रहे हैं और आप सोचते हैं कि एक रिवेट को निकाल ले कुछ नहीं होगा, तो उस समय कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप एक स्पीसीज गायब हो जाए हमारे इकोसिस्टम से, कुछ नहीं होगा। तो ऐसे करके मान लो हर यात्री जो जहाज में ट्रेवल कर रहा है एक एक रिवेट निकाल ले जा रहा है, तो अल्टीमेटली कुछ नहीं होगा। लेकिन एक एक स्पीसीज हमारी धरती से गायब हो रही है, कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही जो पंखे के पास जो, ऐसे मान लो ये जहाज है, ठीक है, ये देखो देना है दोनों, ठीक है, ये पीछे का है, तो अगर जैसे ये जहाँ पे ये जुड़ा ई वाला रिवेट अगर निकाल दे तो ई डेना तो गायब, पंखा फैन तो गायब, ऐसे प्लेन क्रैश हो गया। तो ऐसे ही करके हमारे धरती पे होते हैं की स्टोन स्पीसीज, ठीक है। अगर की स्टोन स्पीसीज को आप गायब किए तो ऐसे करके हो सकता है कि इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाए, डैमेज कर जाए। तो ऐसे करके पॉल इलरिच ने बताया रिवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस। तो भैया स्पीसीज जो खत्म हो रही है ना उसको बचाना चाहिए। आप कभी कभी सोचते होंगे कि भैया ये जो शेर हैं, बाघ हैं, या जो भी प्लांट है, निक्टेंसस, निक्टेंसस नहीं होता, उसका नाम दूसरा है कुछ, ये प्लांट अगर गायब हो रहे हैं, शेर मर जा रहा है तो हमें क्या घाटा है। भैया देखो मर जा रहा है तो हमें घाटा इस तरह है ना, हो सकता है कि शेर के बॉडी के अंदर कुछ ऐसा जीन हो, अगर हमारे फ्यूचर में मान लो कैंसर की तरह बहुत भयानक बीमारी या कोरोना के जैसे प्रियॉन आ जा रहे हैं, हो सकता है कि शेर के बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल हो, कुछ ऐसे जीन हो जो प्रियॉन से लड़ने का ताकत रखता हो। तो अगर वो शेर जा रहा है तो प्रियॉन वाले लड़ने वाले जीन को भी लेके जा रहा है, इसलिए कंजर्व करना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो। रमेश चंद्र डागर जो थे, देखो सोनीपत से थे, हरियाणा से थे भैया, बहुत अच्छे इंसान थे, ठीक है, हमारे ही जैसे थे, पढ़े लिखे। वो नहीं गए जॉब करने इधर उधर, ठीक है, प्लेसमेंट के चक्कर में नहीं भागे। उन्होंने किया क्या, गांव में उनके पास बहुत सारा खेत था, उन्होंने किया क्या, जैसे हम लोग आज खेती करते हैं यूरिया डाई पोटास डालते हैं, उन्होंने क्या किया, ये जो डंग था, गोबर था काऊ का, वो सब लेके ऑर्गेनिक फार्मिंग किया, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग भी ऐसे नहीं किया कि वो मूली बेच रहे हैं, पालक बेच रहे हैं, ऐसे करके सट्टी ले जा रहे हैं, ऐसे करे, उन्होंने इतना ही नहीं किया। उन्होंने इसके साथ साथ क्या किया, खेतों में ना उन्होंने बी कीपिंग किया, मैनेजमेंट किया, वाटर हार्वेस्टिंग किया, इतना मतलब बहुत सारा काम कर दिया। मतलब देखो उन्होंने अपने खेत में इधर मान लो संतरा लगा दिया ना, संतरा इतने दूर में था, यहाँ पे बी कीपिंग किया,
तो यहाँ बीज आती थी, संतरा में से लेती थी नेक्टर और लाके शहद बनाती थी, इसमें से संतरा वाला फ्लेवर आने लगा। ऐसे उन्होंने बहुत सारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया। तो रमेश चंद दागर ने एक तरह से बहुत अच्छा काम किया इकोसिस्टम में जितना भी, जैसे देखो हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब का निर्माण कराया जिसमें 5,000 फार्मर थे, जिसको भी जो जरूरत होती थी वो अवेलेबल कराते थे। अब अमृता देवी बिश्नोई, इसके ऊपर क्या बताऊं मैं, बहुत ही बढ़िया। मतलब ये क्या होता था, उस समय एक राजा हुआ करते थे ना, उनको महल बनाना था, देखो अपना महल बनाना था। तो ये लोग थे ऐसे करके, ट्राइबल कम्युनिटी थे, तो अपने मंत्री को आदेश दिए कि जाओ भैया बढ़िया बढ़िया जो पेड़ पेड़ हैं काट के लाओ, हमारा महल बनाओ। तो इनके जो सैनिक वैनिक थे, तो बिश्नोई जो अमृता जी जो थी, इनके घर के पास के पेड़ काटने आए। तो अमृता जी कहें कि हमारा पेड़ मत काटो, लेकिन वो लोग माने नहीं है ऐसे करके। फिर मंत्री लौट गए, कहें कि भाई अरे राजा साहब वो मान रही है, तो कह रही है उनका सर अलग कर दो गर्दन से, मार दो लेकिन लेके आओ। तो अमृता देवी बिश्नोई पेड़ को चिपक गई, कही कि सबसे पहले अगर पेड़ को काटना है तो हमको काटना पड़ेगा। तो वो चिपक गई, तो उनकी बच्चियां भी 2-3 थी, वो भी चिपक गई, सबको मार के पेड़ को काट के ले गए। तो ऐसे करके देखो इतना सब किया, हमसे करने के लिए कहे तो भाई हम पेड़ नहीं लगा सकते। अब जैसे कहते हैं पेड़ लगाना चाहिए, देखो भैया हम लोग कहते हैं बहुत अवेयरनेस फैलाते हैं, लेकिन अगर जो शहर में है जिनके पास जगह नहीं है वो कैसे लगाए, ये सब दिक्कतें होती है। जिसके पास है वो काट रहा है, और जो लगाना चाहता है उसके पास जगह नहीं है, ठीक है, जहर नहीं जगह। तो जो शहर में है, तो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार भी दिया जाता है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में काम करते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा है, इन्होंने भी चिपको मूवमेंट का शुरुआत किया था, जो कि डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए था। शायद से खत्म हो गया हमारा, तो बेसिक हमने लगभग कंप्लीट कर लिया। कितने लोग हैं? 36। कैसा लगा जी? माइक हटाता हूँ अब। तो उम्मीद करता हूँ कि ये फाउंडेशन कोर्स साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन आपको समझ में आया हो। आगे कल की क्लास अमित लेंगे, कुछ भी पढ़ाएंगे, और आगे मैं फिर कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू उर्मी। रिकॉर्डिंग बंद करो, फिर आपसे बात करते हैं। 1 मिनट का हो गया, बंद हो जाओ।